हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th साइंस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि पेज नंबर 133 पे दिए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन डिफरेंट, या फिर जो दोनों प्रोसेसेस हैं उनमें क्या फर्क है। सबसे पहली बात तो बाइनरी फिजन जो होता है ना, उसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है। मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दो में होगा, बहुत सारे पार्ट्स में भी वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, मल्टीपल फिजन के केस में क्या होता है ना, सेल के आसपास एक सिस्ट या फिर थिक लेयर आसपास उसके बननी शुरू हो जाती है। लेकिन बाइनरी फिजन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सिस्ट या थिक लेयर नहीं बनती। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है जनरली बाइनरी फिजन, लेकिन मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन जो कि सही नहीं है फिलहाल, वो उसमें भी हो जाता है। नाउ बाइनरी फिजन के जो कुछ एग्जांपल है, एमेबा एंड पैरामीशियम, एंड मलेरियल पैरासाइट जो होता है फेल्सीपैरम विच इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या फिर आप कह सकते हो प्रोटोजोआ जो होता है, ये इसमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how will an organism be benefited if it reproduce through spores? तो स्पोर्स की ना क्या क्वालिटी होती है, जो स्पोर्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं किस केस में, अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो क्योंकि स्पोर्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो उनको हेल्प करता है सरवाइव करने में। ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं वो इस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। एंड ये जो हार्ड कोट होती है आसपास, ये उसको बचाती है स्पोर्स को खाने की कमी यानी लैक ऑफ फूड से, लैक ऑफ वाटर से, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर से। तो ये सब चीजों से क्या होता है, हार्ड कोट जो होती है स्पोर की उसको प्रोटेक्ट करती है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, दी स्पोर स्टार्ट टू ग्रो अगेन। जैसे ही मतलब पहले तो वो अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कोट के अंदर सेव रखेगा किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन से, लेकिन जैसे ही उसको लगेगा कि फेवरेबल कंडीशन आ गई जो उसके फेवर में है, तो वो स्पोर स्टार्ट हो जाते हैं ग्रो करने। इस तरह से वो सक्सेसफुली पूरा सर्वाइव कर लेते हैं खुद को अनफेवरेबल कंडीशन में। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है स्पोर्ट्स से। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्यों नहीं इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते रीजनरेशन प्रोसेस से। सो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, स्पेशलाइज सेल्स ना टिश्यू बनाते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो ये तो हायरार्की फॉलो होती है। सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी, they cannot be reproduced from the cut body part by the process of regeneration। क्योंकि इतना हाई ऑर्गेनाइजेशन चीजें है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स वेरी बिग। तो ये इसकी वजह से ना कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि आगे रीजनरेशन प्रोसेस से कि एक पार्ट कट गया दोबारा ग्रो कर लो, या कुछ भी ऐसे करके हाफ हाफ ब्रेक करके ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न है बॉडी के अंदर जो फॉलो होता है। जैसे कि सपोज मैं बात करूं, डॉग एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जनरेट रीजनरेट नहीं कर सकता अपने बॉडी पार्ट से। दिस इज बिकॉज द सेल प्रेजेंट इन द कट टेल ऑफ डॉग कैन नॉट प्रोड्यूस डॉग ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लिम्स एटसेट्रा नीडेड फॉर मेकिंग ऑफ अ कंप्लीट डॉग। क्योंकि जो उसकी टेल है, सपोज एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक गट बॉडी पार्ट है टेल, तो टेल का जो सेल्स है वो एक प्रॉपर डॉग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है, आईज है, तो वो टेल्स उस टेल जो है, टेल से वो प्रॉपर एक डॉग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स जो पूरा ये एक सिस्टम है हम बॉडी के अंदर, उसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल को राइज नहीं दे सकता रीजनरेशन से। नाउ क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्यों यूज किया जाता है कुछ टाइप के प्लांट को उगाने के लिए। देखो कई बार क्या होता है ना, सीड्स मिलने मुश्किल होते हैं किसी किसी प्लांट में, जैसे कि बनाना वगैरह, या होते हैं तो वो इतने सही नहीं होते, जैसे कि
शुगर केन, तो सीड्स आर नॉट वायबल, बहुत ज्यादा टाइम के लिए टिकते नहीं है, बहुत सारे रीजंस की वजह से जब सीड प्रॉपर नहीं मिलते तो ऐसे केस में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूज करते हैं। कई केसेस में सच प्लांट स्टार्ट टू बियर फ्रूट्स मोर क्विकली एज कंपेयर टू द केस व्हेन वी यूज सीड्स। तो यानी कि अगर आप सीड यूज करोगे, सीड के बाद आप उसको प्रॉपर ग्रो करोगे, उसके बाद आप फाइनली एक नया प्लांट उगाओगे, ठीक है, वो नया प्लांट उगेगा, इट्स ए टाइम टेकिंग। बट कुछ केसेस में ग्राफ्टिंग जैसे प्रोसेसेस की हेल्प से बहुत ही जल्द वो जो प्लांट है वो नए फ्लावर्स बियर करना शुरू कर देता है। तो ये उस केस में भी काफी सक्सेसफुल है। और इसमें कई सारे प्लांट केवल एक सिंगल पेरेंट से बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं उनके पार्ट्स को यूज करके। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट उगते हैं ना, उनको कम अटेंशन की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू दोज जिसमें आपने सीड्स यूज किए थे। तो इन सब पॉइंट्स के चलते हुए वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो कुछ टाइप के प्लांट्स उगाने के लिए। नाउ क्वेश्चन 5th है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि डीएनए कॉपिंग एक एसेंशियल पार्ट क्यों है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का। देखो, डीएनए के अंदर होती है, सॉरी ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, डीएनए के अंदर होती है इंफॉर्मेशन। किस चीज के लिए? सपोज एक पेरेंट है, हम बात कर रहे हैं पेरेंट से ये इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में जानी है, ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है। अब क्या होता है, डीएनए कॉपिंग एसेंशियल है, क्यों? अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगी तो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाएगी? सो डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि पेरेंट से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाए ऑफस्प्रिंग में, एंड सेम टाइम पे कुछ ओकेजनल वेरिएशन भी प्रोड्यूस हो जाए ऑफस्प्रिंग के अंदर। मतलब सेम चीजें भी जाए और कुछ वेरिएशन भी आए, इस सब के लिए डीएनए कॉपिंग होना बहुत जरूरी है। और एक चीज और होती है कि जब डीएनए में थोड़ा सा चेंज आता है ना, कि पेरेंट्स से थोड़ा सा डीएनए मिला, थोड़ा सा खुद बनाया, तो ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं एडेप्टेशन के, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने पेज 133 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कवर करे हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें 10th की साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्वेश्चन आंसर्स, ज्योग्राफी, इन सब पे मैंने जो वीडियोस बनाई है वो सारी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।